Hi everyone, welcome and welcome back to your own YouTube channel. So I'm here with the discussion video of free mock photosynthesis that was conducted 3 days back. लेकिन उससे पहले जल्दी से YouTube रिचुअल्स जो है वो पूरा कर लो. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप भी अपडेटेड रहो और डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सको. तो चलिए, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है. आप हमारा रिकॉर्डेड बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं. आप इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज करके इस बैच के बारे में इंक्वायर कर सकते हो. सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं. तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Okay, so the test comprises 25 questions of 1 mark each and there is no negative marking obviously, and time limit जो था वो था 25 minutes का. ठीक है. So the very first question is, सबसे पहला question जो है, which range of wavelength is called photosynthetically active radiation. ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि वो कौन सी रेंज है. ठीक है, जो अपना EM स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी रेंज की होती है. ठीक, आप सबको पता होगा कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जो विजिबल रेंज है उसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं. ठीक है, तो कौन सी रेंज आ जाएगी हमारे पास? 400 to 700. तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास सी. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज देयर इन बंडल शीथ एंड मीजोफिल सेल्स रिस्पेक्टिवली इन C4 प्लांट्स. चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछा गया हमें यहाँ पे कि हमें एंजाइम बतानी है कि बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स में इनमें से कौन सी एंजाइम C4 प्लांट्स में होती है. ठीक है, C4 प्लांट्स की बात हो रही है. देखो, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो फेजेस में होता है. कौन सा? एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन होता है उसको फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं. होता है डार्क रिएक्शन जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं. अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, बहुत सारे जानों को ये कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, कि डार्क रिएक्शन का मतलब है कि वो नाइट टाइम पे होता है. नो, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्शन बनाई गई है दैट इज़ बेसिकली अ मिसकॉन्सेप्शन. ठीक है, डार्क रिएक्शन नाइट टाइम पे नहीं होता है. डार्क रिएक्शन का सिंपली मीनिंग है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, विच मीन्स कि दैट डजंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, कि रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक है, ATP और NADPH जो आता है, ठीक है, उसको यूज़ करता है बेसिकली डे टाइम पे ही है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करे इसलिए उसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. ठीक है, चलो, अब जब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन हमारे पास दो तरह के पाथवे होते हैं. ठीक है, वन इज C3 एंड द सेकेंड इज C4. C3 पाथवे कौन सा है? C3 पाथवे वो है जो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है. ठीक है, C4 पाथवे वो पाथवे होता है जो सिर्फ C4 प्लांट्स में होता है. ठीक है, एंड इट बेसिकली प्रिसीड्स दी C3 पाथवे. जो C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें पहले क्या होता है? C4 पाथवे होता है, उसके बाद C3 पाथवे होता है. C3 पाथवे तो होना ही होना है, वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का ये नाम रखा क्यों गया है? C3 C4. C मतलब कार्बन है, ठीक है, तो C3 पाथवे का ये मतलब है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, ठीक है, यही कर रहे हैं हम इसमें. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है C3 पाथवे में, दैट इज बेसिकली कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA बनता है. उसकी वजह से इसका नाम C3 रख दिया गया है. C4 पाथवे में क्या होता है? C4 पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA बनता है. ठीक है, दिस इज बेसिकली 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इस बेसिस पे इनका नाम जो है वो रखा गया है. ठीक है, नाउ अब होता क्या है, जो आपके पास C4 पाथवे रहता है, C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं. C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? याद रखेंगे, C4 प्लांट्स वो होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर्स को टॉलरेट करते हैं. ड्राई ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स होते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, मेज, सोरगम हो गया, ठीक है, ग्रासेस वगैरह होगी, ये सारे किस में आते हैं? C4 प्लांट्स में आते हैं. ठीक है, तो इनमें बेसिकली क्या होता है, इन मीजोफिल सेल्स तो हैं ही हैं. ठीक है, मीजोफिल सेल्स तो रहते ही हैं. ठीक है, मीजोफिल सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस होती है. लेकिन C4 प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल्स भी होती है जिसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स. ठीक है,
अब ये जो क्यूलर बंडल्स जो हैं, ठीक है, दैट आर रैप्ड बाय अ बंडल शीथ लेयर सेल्स, जो कि लार्ज होते हैं, जिनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो होते हैं, ठीक है। इनमें ग्रैना नहीं होता, लेकिन ग्रैना इनमें नहीं होता है। दे बेसिकली अपीयर एज अ रीथ, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रीथ रिंग सेल्स जो है इनका रहता है, ठीक है। जो ये जो सेल्स होते हैं इनकी अपीयरेंस कैसे होती है, रीथ लाइक, ठीक है। कि अपीयरेंस को जो है, ठीक है, बेसिकली लार्जर होते हैं, सो दिस इज नोन एज, इस तरह की अपीयरेंस को क्रैन्स एनाटॉमी भी बोलते हैं, रीथ एनाटॉमी या क्रैन्स एनाटॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से एंजाइम जो है वो बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स में होते हैं, रिस्पेक्टिवली बताना है C4 प्लांट्स में, ठीक है। कि बंडल शीथ में कौन सी होती है और मीजोफिल में कौन सी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप जो है रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। सर आ जाएगा ए, ठीक है, रिबिस्को एंड पैपकेस, ठीक है। जो बंडल शीथ सेल है, इसमें बंडल शीथ सेल में C4 प्लांट्स में हमारे पास रिबिस्को रहेगी, ठीक है। एंड मीजोफिल सेल्स में हमारे पास पेपकेस रहेगी। ये दोनों एंजाइम्स हैं, ठीक है। रिबिस्को है, रिबिस्को बेसिकली जो है दैट इज बंडल शीथ सेल में रिबिस्को इन्वॉल्व होती है कैल्विन साइकिल में, ठीक है। जो C3 पाथवे होता है उसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इन्वॉल्व होती है। और मीजोफिल सेल्स में आपके पास पेपकेस रहती है, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जो रिबिस्को है उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज बेसिकली RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। दैट इज राइबोलोज 1,5 बिस्प फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक। तो ये होता है यहाँ पे। लेकिन जब हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, C3 प्लांट्स में क्योंकि बंडल शीथ सेल नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास जो रिबिस्को है, ठीक है, वो किस में रहती है, मीजोफिल सेल्स में रहती है। उसमें पेपकेस इन्वॉल्व नहीं होती है, पेपकेस वहाँ पे नहीं आती है। हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए जी। थर्ड क्वेश्चन आ गया, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है क्या। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चाहे वो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन डिटरमिन करेगा, जो यहाँ पे लिमिटेड आपके पास फैक्टर होगा, प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। पेस को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। सो दैट इज वाई इस चीज़ को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस का दिया था ब्लैकमैन ने, ठीक है। दैट वाज फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन 1905 में। डी। फोर्थ आ जाता है मेन डिफरेंस बताना हमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, दैट इज द बेसिकली जो आपका फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट रहता है। लेकिन क्लोरोफिल में से भी हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट, ठीक है। जो क्लोरोफिल बी हो गया, सी हो गया, या कैरोटेनॉइड्स हो गए, जेंथोफिल्स हो गए, एंथोसायनिन्स हो गए, ये सारे क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। मतलब बेसिकली कि ये क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ फोटोसिंथेसिस करवाने में। लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है। बेसिकली क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में आपके पास और फायरिन रिंग रहती है एक तो, ठीक है, सर्कुलर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि एक मैग्नीशियम आयन को क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या होती है, दूसरी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हाइड्रोकार्बन चेन जो है दैट इज बेसिकली इंसर्टेड इनटू द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों में, डिफरेंस आ जाता है पोजीशन 3 पे, ठीक है। जो पोजीशन 3 है दैट इज सी आंसर आएगा कि क्लोरोफिल ए में पोजीशन 3 पे CH3 ग्रुप लगा होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप लगा होता है। तो ये डिफरेंस दोनों में आ जाता है। तो 4 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, ठीक है। चलो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, फोटोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास फोटोसिस्टम रहते हैं, वन इज PS2 एंड द सेकेंड वन इज PS1, ठीक है। PS2 एंड PS1 हमारे पास दो फोटोसिस्टम्स रहते हैं। PS2 जो है दैट इज P680,
ठीक है, PS1 जो है दैट इज़ P700। बेसिकली क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो जब हम फोटो सिस्टम्स की बात करें, फोटो सिस्टम क्या होती है, फंक्शनल यूनिट है बेसिकली फोटोसिंथेसिस की, जिसमें पर्टिकुलर पिगमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन होती है, ठीक है। लोकेशन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ही रहती है ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो एक्टिव सेंटर रहता है, ठीक है, एक्टिव रिएक्शन सेंटर रहता है वो 680, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल ए यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है लाइट को, ठीक है। और जो PS1 है दैट इज 700 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्लोरोफिल ए जो है वो 700 पे जो है एब्जॉर्ब करती है लाइट को, ठीक है। एक्टिव रिएक्शन सेंटर ये रहता है PS1 में। अब P680 या PS2 जो है, इसको ये बेसिकली ध्यान से सुनना, जो PS2 है ना, इट एक्ट्स फर्स्ट। अब आप बोलोगे कि अगर ये फर्स्ट एक्ट करता तो इसका नाम 2 क्यों है, 2 क्यों लगा, वो इसलिए क्योंकि इसको डिस्कवर बाद में किया गया था, PS1 के बाद डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम PS2 रख दिया। अदरवाइज ये पहले एक्ट करता है, उसके बाद PS1 जो है वो एक्ट करता है। फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारे पास फोटो सिस्टम्स में क्या होता है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंड द सेकंड इज द रिएक्शन सेंटर्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, फोटोन्स को कैप्चर करते हैं, फोटोन्स की फॉर्म में लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विद द प्रोटीन्स, ठीक है। रिएक्शन सेंटर्स कौन से होंगे, जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने फोटोन को कैप्चर कर लिया, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देता है हार्वेस्टेड लाइट एनर्जी को टू द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर में जाके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन क्या करती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो इनिशिएट होता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑन रिसीविंग द एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला मैंने, आगे आगे ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इनिशिएट हो गया ना, प्रोसेस इनिशिएट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से आए हैं, ठीक है, वो फोटो सिस्टम 2 में पहले कौन एक्सेप्ट करता है, क्लोरोफिल ए ने ले लिया, ठीक है। क्लोरोफिल ए ने क्या किया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया फोटोन को, ठीक है, या फिर एक्सेसरी पिगमेंट ने उसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक्साइटेशन क्या होगा, एक्साइटेड बेसिकली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को टू द सब्सिक्वेंट कंपाउंड्स ऑफ द फोटो सिस्टम, ठीक है। तो फोटो सिस्टम यहाँ पे 2 में हमारे पास जो इन्वॉल्व होते हैं सब्सिक्वेंट जो कंपाउंड्स है वो रहते हैं, फियोफाइटिन एक ट्रांसफर प्रोटीन का काम करता है। फियोफाइटिन के बाद जो पहला कंपाउंड है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को, वो रहता है प्लास्टोक्विनोन और द क्विनोन। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 का ए। उसके बाद ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे जो है ट्रांसफ़र कर देता है, देन प्लास्टोसायनिन आता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ये PS2 में इन्वॉल्व है। जो आपके पास फेरोडॉक्सिन है ना, फेरोडॉक्सिन आपका PS1 में इन्वॉल्व होता है। चलिएगा 5th का आ गया ये, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, ओके, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स इज, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि C4 प्लांट्स के बारे में सारा मैंने आपको बताया क्या रहता है सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स, ठीक। फर्स्ट जो बेसिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 प्लांट्स में, वो क्या बनता है, OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एक्सैलो एसीटेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, ये नहीं पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पूछा ये गया है कि CO2 को पहले कौन जो है वो रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेबल जो कंपोनेंट है वो बनता है। C4 पाथवे कहाँ पे चलेगा, पहले C4 पाथवे होगा, C4 पाथवे होगा मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। C4 प्लांट्स की बात कर रही हूँ, C4 प्लांट्स में C4 पाथवे चलेगा मीजोफिल सेल्स में। तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल रहता है दैट इज बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज पेप, ठीक है। पेप कौन सा आ जाएगा, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, तो क्या आ जाएगा डी, ठीक।
तो हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, दैट इज पेप, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। पेप जो है वो कलेक्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन करता है उसकी बाय द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज, जो अभी आपको पीछे बताई। उसके बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज OAA। तो बाद 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला है, तो क्या बन गया हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, दैट इज OAA। करते हैं 7th है द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फोटोसिंथेसिस इज रेफर्ड टू एज। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन है उसका जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है। सो दैट इज नोन एज वारबर्ग इफेक्ट, ठीक है, 7th का आ जाएगा ए, वारबर्ग इफेक्ट। क्या मतलब है इस चीज़ का, बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीजन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है, ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो कि रिबिस्को कर रहा था, ठीक है, रिबिस्को जो है जो आपका C3 पाथवे में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो वो क्या करता है, होता क्या है ना, बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन होने लगती है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो कि ऑक्सीजन को यूज़ कर ले, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर दे, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के बजाय ऑक्सीजन को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो होता कि बेसिकली जो रिबिस्को होती है, ठीक है, जो रिबिस्को एंजाइम है उसकी अफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी होती है। लेकिन क्या होता है जब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है तो रिबिस्को क्या होती है, रिबिस्को की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करने लगती है। जब वो ऑक्सीजन को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगी रिबिस्को एंजाइम जो है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लिबरेशन हो जाती है, विच मीन्स कि जो ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी क्या है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली केल्विन साइकिल ने जितना भी काम किया होता है ये उसको अंडू कर देती है, ठीक है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस की आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। चलिएगा 8th करते हैं। 8th आ जाएगा क्रैंस एनाटमीज फाउंड इन द लीव्स ऑफ। ये तो अभी मैंने आपको बताया, इज ए रीथ और रिंग लाइक अरेंजमेंट जो होता है, रीथ एनाटमी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका किस में होता है, बंडल शीथ जो लेयर सेल्स होते हैं वो इस तरह की एनाटमी शो करते हैं, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स किस में होते हैं, C4 प्लांट्स में होते हैं। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि हायर टेम्परेचर्स को टॉलरेट करते हैं। ट्रॉपिक में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 8th का D, ठीक है। C4 प्लांट्स चाहे तो आप लिख सकते हो, ये हमारे पास रहते हैं शुगर केन हो गया, मेज़, सोरगम, याद रखेंगे ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। ग्रासेस इस वे में नहीं पूछेंगे तो किसी अलग वे में पूछ लेंगे, लेकिन पूछ ज़रूर लेंगे, ठीक है। पैंथस, ठीक, सालसोला, ठीक है, आर्ट्रीप्लेक्स, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू जो कि C4 प्लांट्स हैं। डी आ जाएगा हमारे पास। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवेज, ये तो अभी बताया आपको जस्ट, ठीक है। कि अब आगे ना क्वेश्चन फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट एक्सेप्टर नहीं पूछा, प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो पेप के साथ मिलके क्या बनाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट, हमारे पास C, ऑक्जेलो एसीटेट। 10th करेंगे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अक्कर्स इन, कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होती है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि शायद ब्लू लाइट आंसर है, बट नहीं, ध्यान से सुनेंगे, रेड लाइट जो है दैट इज़ द आंसर। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है दैट अक्कर्स इन दी रेड लाइट, मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है। तो B आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो क्लोरोफिल A है, ठीक है, क्लोरोफिल A ब्लू और रेड लाइट दोनों को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ब्लू को करती है 430 to 470 नैनोमीटर पे, रेड को करती है 660 to 670 नैनोमीटर पे, ठीक है। अब आपको पता है ब्लू पे क्या होती है, मोर एनर्जी होती है, ब्लू की मोर एनर्जी होती है और रेड की लीस्ट एनर्जी होती है ना। तो सबसे ज़्यादा वैसे जो एनर्जी रहती है दैट इज़ ऑफ द वायलेट लाइट, है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उसकी, और रेड की जो है लीस्ट एनर्जी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है, ठीक है। तो ब्लू की कंपैरेटिवली रेड के क्या है, मोर एनर्जी है, ठीक है। अब जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो भी ब्लू लाइट को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन लाइट को, वायलेट लाइट को भी, ठीक है। जो रेड लाइट है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल A ओनली, ठीक है। तो अब रेड पे मैक्सिमम होगी, वो इसलिए बिकॉज जो बोथ द फोटो सिस्टम्स है वो रेड रेंज में ही एब्जॉर्ब करते हैं, ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि
टू बेसिकली सेटिस्फाई द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि रेड लाइट की लीस्ट एनर्जी है, तो प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, क्या है कि ये फिनोमिना नेचुरली होता है। क्या अगर लीस्ट इफेक्टिव पूछ लिया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक, तो 10th का बी आ जाएगा। चलिएगा 11th करते हैं। वेयर डज द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। डार्क रिएक्शन का हमारे पास जो लोकेशन है वो पूछी गई है, ठीक है। डार्क रिएक्शन की लोकेशन हमारे पास रहती है स्ट्रोमा, ठीक है। क्या लोकेशन रहेगी डार्क रिएक्शन की, दैट इज स्ट्रोमा, तो 11 का आ जाएगा बी। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा बेसिकली एक कलरलेस मैट्रिक्स है जो कि ग्राना को क्या है, सराउंड करके रखते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज द फोटोकेमिकल फेज, जो की लोकेशन भी लिख लेंगे लाइट रिएक्शन की, थैलाकॉइड। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन। ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सी मेम्ब्रेन में जो है एम्बेडेड होते हैं? ऑब्वियसली थाइलाकॉइड्स, तो क्या आ जाएगा 12 का ए। 13 करेंगे। विच लाइट वेवलेंथ इज द लीस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी आपको बताया, ठीक है। 13 का क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, दैट इज ग्रीन, ठीक है। ग्रीन क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। 14th करेंगे। व्हाट इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ। अरे ये तो अभी आपको मैंने बताया ना कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एंड आपके पास दूसरा रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। जब हम फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं तो जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 14th का, दैट इज सी, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स। यही बताया था अभी आपको पीछे भी, 14th का सी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं 15th। What is required to synthesize one glucose molecule during the Calvin cycle? अब हमें क्या पूछा गया है कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कैल्विन साइकिल में, ठीक है, दैट इज C3 पाथवे में हमें वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। अल्टीमेटली यही बनाना ना, हमें शुगर ही बन रही है ना फोटोसिंथेसिस में। क्या बोला गया है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है, ठीक है। पर जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आते हैं, दैट इज ATP एंड NADPH, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, दैट इज C आएगा 15th का, ठीक है। क्यों है ऐसा? रीज़न क्या रीज़न है कि 18 मॉलिक्यूल्स हमें ATP के चाहिए, 18 ATP चाहिए, 12 हमें क्या चाहिए, NADPH चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा, क्या रीज़न है? बेसिकली क्या है कि फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो एवरी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है कैल्विन साइकिल में, उसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए होते हैं, 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या है कि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करवाने के लिए कितने टर्न्स जो है, कितनी बार साइकिल चलेगा, 6 बार, ठीक है। 6 टर्न्स लगती हैं, 6 टर्न्स लगती हैं, जिससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बन के हमारे पास आता है। तो अब आप खुद जो है यहाँ पे मैथ्स कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो। 6 टर्न्स लग रही हैं अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट है और 6 टर्न्स लग रही हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, ठीक है। 6 टर्न्स में से एक ग्लूकोज निकल के आ रहा है, 6 बार हो रहे हैं, 6 बार साइकिल चल रहा है, तो 3 ATP एक बार में चाहिए था, ठीक है। तो 6 बार में कितना चाहिए होगा, 18 चाहिए ऑब्वियसली। NADPH एक बार में 2 चाहिए था, तो 6 बार में कितना चाहिए, 12 चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पे, ठीक है। तो 15th का हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। What is the relation between incident light and carbon dioxide fixation rates at low light intensities? Lower light intensities पे ये पूछा गया है कि इंसिडेंट लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का क्या रिलेशन रहता है, ग्राफ कैसा बन के हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा B, दैट इज लीनियर। बेसिकली इस तरह का ग्राफ जो है हमारे पास आता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, एंड दिस इज द लाइट जो कि लो इंटेंसिटी की है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि एट हायर लाइट, जब हायर लाइट इंटेंसिटीज अगर होगी तो ग्रेजुअली जो रेट है वो दैट विल नॉट शो एनी फर्दर इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि अदर फैक्टर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। 16th का आंसर आ जाएगा हमारे पास B। 17th करेंगे। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ATP की सिंथेसिस होना फ्रॉम द ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट,
दो तरीके की होती है हमारे पास, ठीक है। एक होती है नॉन साइक्लिक, एक होती है साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक का क्या मतलब है कि जिसमें जो लीनियर है बेसिकली, ठीक है, जिसमें फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों ही क्या है एक साथ काम करते हैं एंड वो मिलके क्या बनाते हैं, जी स्कीम बनाते हैं। जी स्कीम क्या होती है बेसिकली, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप, इस होल स्कीम को बोलते हैं जी स्कीम, ठीक है। तो लीनियर होता है ये, ठीक है, मतलब वापस जो है रिसाइकलिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो जो आपके पास साइक्लिक होता है, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो फंक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं, साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज वाई इसका नाम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रखा गया, ठीक है। तो लोकेशन इसकी स्ट्रोमा के लैमेले रहती है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज डी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी इज द कीवर्ड हियर, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक। हियर डज फोटो रेस्पिरेशन बिगिन इन C3 प्लांट्स, ये अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, थियर डस्ट का बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि कौन से स्टेप पे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C3 प्लांट्स में स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या बोला था कि रिबिस्को की जो है अफिनिटी किसके लिए होती है, ऑक्सीजन के लिए भी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है, इनसाइड जो है वो ऑक्सीजन बढ़ गई है लीफ के इनसाइड में, उस टाइम पे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में बिगिन होती है बेसिकली, लेकिन कौन से स्टेप पे होती है ये पूछा गया है, ठीक। 3 प्लांट्स में जो RUBP है, ठीक है, उसने कंबाइन करना था वैसे CO2 के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिबिस्को ने क्या किया, रिबिस्को ने बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जो है कम्बिनेशन करवा दिया, ठीक है। रिबिस्को ने क्या किया, ऑक्सीजन को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करके RUBP के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि जब हम C3 साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टेबल जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज़ अ 3PGA C3 साइकिल में, दैट इज़ दी 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है तो हमारे पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड जो है दैट इज़ 3PG आ जाएगा, और जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड बन के आ जाता है, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल में होना क्या था, अगर यहाँ पे CO2 के साथ होता, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स निकल के आने थे 3PGA के, लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो एक तो 3PGA ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा हमारे पास 2 कार्बन यहाँ पे कंपाउंड बन के आ जाता है, दैट इज अ फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो क्या आंसर आ जाएगा 18th का हमारे पास डी, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या है, इट कैन नॉट एंटर द साइकिल, ठीक है, एंड इसको रिमूव करना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 19th जी स्कीम शोज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्विंग, ये अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है अब, ठीक है। तो PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारे पास 19th का आंसर आ जाएगा डी। चलिए 20th करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ केल्विन साइकिल, अभी आपको बताया मैंने पीछे, तो 20 का आ जाएगा सी, 6 आंसर, ठीक है। करेंगे 21, व्हाट इज़ द रिएक्शन सेंटर फॉर PS1 एंड PS2, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 21 का ये आ जाएगा, PS1 P700 भी बोलते हैं, ठीक है, PS2 को P680 भी बोला जाता है, ठीक है। 21 का आ जाएगा हमारे पास ए। फर्स्ट रिएक्शन इन अ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में पहला क्या होता है, स्टेप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या रहता है, स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले क्या होती है, कार्बन फिक्सेशन होती है जिसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 का ए, कार्बोक्सिलेशन। दैट इज एज्यूम अ थाइलाकॉइड इज सम हाउ पंचर, थाइलाकॉइड जो है वो पंचर हो चुकी है, एज्यूम करना है आपको, ठीक है। दैट इज द एंटीरियर ऑफ द थाइलाकॉइड जो है दैट इज नो लॉन्गर सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा बाय दिस डैमेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 का, दैट इज डी, सिंथेसिस ऑफ ATP। ऑब्वियसली ATP की सिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो 4 का आ जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। 25 टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर तक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे से होती है, ठीक है, टिल ऑप्टिमम तक इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, एंजाइम्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है ना, डीनेचुरेशन हो जाती है एंजाइम्स की, और फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। 25 लास्ट क्वेश्चन,
दैट इज़ प्रोटोन कंसंट्रेशन इज़ हाईएस्ट इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठीक है। सो दैट इज़ द सी ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से जो है इसको शेयर कर दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए डिस्कशंस जो है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आ जाते हैं, है ना। अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कैसी लगे ये वीडियो, ठीक है। तो सी यू गाइज इन सम अदर सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।